हेलो। हेलो। चलिए सभी को नमस्कार। आइए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को साउंड अवश्य आ रहा होगा। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको कल की क्लास में लॉग पढ़ा दिया था। आप में से जो कोई भी लॉग नहीं पढ़े हैं उस वीडियो को देखिए, लॉग आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए आज का हम सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन आज, फिर 40 क्वेश्चन कल। ठीक है। किसी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आप सबको पता है कि अर्धवृत्त कहिए चाहे एक सर्कल कहिए, कभी भी मेरे दोस्त अगर आपने डायमीटर खींचा तो सेंटर से पास करेगी। डायमीटर के द्वारा सरकमफेरेंस पर बना हुआ कोण क्या होगा? 90 डिग्री। डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना हुआ कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है। वृत्त क्या कहोगे? व्यास के द्वारा परिधि पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, है ना। अर्धवृत्त ही बोलोगे तो क्या होगा? व्यास ही तो होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि पाई रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आप सभी को पता अवश्य होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है मूल बिंदु से 3 -4 की दूरी क्या होगा? आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर मूल बिंदु से किसी बिंदु की जो दूरी होता है वो √x² + y² होता है। तो आप ही देखिए, आपका यही x है और यही मेरे दोस्त आपका y है। x 3 है, 3 का स्क्वायर 9, y 4 है, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये दो रेखा समांतर जब दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा है, हमसे कोण 6 का मान मांगा जा रहा है। सच पूछो, दो समांतर रेखा को, है ना, जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मेरे मित्र ये कोण 2 जो है वो आपका किसके बराबर होना है? कोण 6 के बराबर होना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। कहोगे हाँ जी सर, संगत कोण से ये बराबर है। एक और बात, कोण 1 अनुपात कोण 2 3:2 है। अगर अनुपात की राशि x मानते हैं तो कोण 1 और कोण 2 यही तो है, कोण 1 और कोण 2। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो देखिए ना, कोण 1 और कोण 2 रेखा पर के कोण हैं और रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कोण 1 का मान 3x, कोण 2 का मान 2x। अगर हम इसको जोड़ दें तो 5x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो 5x का जो मान होना है वो 180 होना है। तब तो x का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आपको चाहिए कोण 6 का मान। कोण 6 का मान निकालने के लिए कोण 2 का मान निकालना होगा। तो कोण 2 है कितना? 2x। 2x का मान निकालिए, 2 × 36 हो जाएगा 72। तो कोण 2 का मान
2x है जो कि 72 आया है। तो भैया जब कोण 2 जो है वो हमारा 72 है तो कोण 6 भी क्या होगा, 72 ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्या उम्मीद करें कितना समझ में आया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अब इसको देखो, ये क्या है, आप इतना सा बात अवश्य याद रखना कि देखो किसी त्रिभुज में tan b प्लस सी और बाई 2 का मान क्या होगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में। तो आप ही देखिए, साथ ही साथ मेरे मित्र सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। तो अगर टेन बदलता है कॉट में तो आप कॉट लिखिए, b प्लस सी यहाँ है तो बच गया हमारा a, और बट्टा में 2 तो बट्टा में 2। तो इस प्रकार मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉट a बाई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग बिल्कुल सही बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। डेली क्लास लीजिए, बिल्कुल डेली क्लास होगी। कल भी तो हुई थी आपकी क्लास, सिर्फ परसों आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। कल आपको लॉग पढ़ाया था मैंने, देखो ये कैसे बनेगा। ये हम देख रहे हैं कि 21 प्लस 24 प्लस 27 डॉट 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 51 है ना, इस योगफल का मान क्या होगा। तो चूंकि ये एपी में है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और बटे डिफरेंस, तो डिफरेंस 3 का है तो डिफरेंस और प्लस 1। सबसे पहले ये देखो एपी में नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, और बाय डिफरेंस और प्लस 1, बाय डिफरेंस और प्लस 1, ठीक है। अब आप यहां से अगर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, तो 51 में 21 गया, 30 बट्टा 3 हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। पदों की संख्या 11। अब आपको 11 पदों का योग चाहिए तो n बाई 2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। यहां से देखो 11, 72 को 2 से काटोगे 36, 36 से कम 36 और 36 3 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 396 हो जाएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप काम कर सकोगे। ठीक है भाई, चलो थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग सर आप जितने भी लोग लाइव आ चुके हो, सबसे पहले एक एक लाइक का बटन प्रेस कर दो ताकि मैं फॉर्म में आ जाऊं और फिर आपको बहुत मजा आए। देखिए ये 0.2 3 और 4 3 4 पर क्या है, रेकरिंग है। मेरे मित्र आप जब रेकरिंग हटाते हो तो नंबर को एज इट इज लिखना है, ठीक है। रेकरिंग हटा दिए, 2 पर रेकरिंग था तो 2 9 का प्रयोग होगा। डेसिमल के बाद एक बिना रेकरिंग का है तो 0 का प्रयोग होगा। और इनमें से बिना रेकरिंग वाले को क्या करना है, हटा देना है। अब बिना रेकरिंग वाला तो 2 ही है ना, तो बस 2 को हटा दीजिए। फाइनली यहां पर बनेगा 232 और अपॉन 99 और 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बढ़े, ठीक। अब इसको देखो, ये क्या है, कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है, इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। देखो आपको ये बात अवश्य पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज के अंदर, ठीक है, मान लो कि तीनों शीर्ष दे दिया x1 y1, मेरे दोस्त x2 y2, और यहां पर दे दिया आपका x3 और y3, ठीक है। आपसे 2-3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल तो यह है कि आपसे केंद्रक पूछ दिया, मान लिया जाए केंद्रक, जिसे आप सेंट्रॉइड कहते हो। अगर आपसे सेंट्रॉइड पूछा है तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर यहां से अंतः केंद्र का बात पूछेगा, अंतः केंद्र, ठीक है भाई, तो अंतः केंद्र कहने का मतलब है इन सेंटर। तो अगर मामला इन सेंटर का है तो क्या होगा, तो इन सेंटर अगर निकालना है ax1 bx2 और प्लस cx3, बाई में a प्लस b प्लस c, ठीक है। और ध्यान देना ay1 मेरे मित्र by2 और cy3 और बटे a प्लस b प्लस c।
तो ये अंतः केंद्र का फॉर्मूला है और वो केंद्रक का फॉर्मूला है। आपसे अभी केंद्रक मांगा है, तो केंद्रक कैसे निकालेंगे? x वाले को जोड़कर 3 से भाग, y वाले को जोड़कर 3 से भाग। x वाले को जोड़ोगे 4 2 6, 6 में 0 जोड़ोगे 6, 6/3 करना होगा। y वालों को जोड़ोगे तो 6 में से 2 गया 4 और 4 2 6, तो फिर 6/3 होगा। फाइनली यहाँ पर 2,2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं। मेरे दोस्त सरकम सेंटर को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, सरकम सेंटर को बेसिक से ही निकालना होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसको देखो, ये क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी का मान 90 से बड़ा है, एडी लंब है बीसी पर, एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सबसे पहली बात, ये एंगल एबीसी 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? किसी कोण का जब नाम लिखा जाता है तो जहां कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। ये जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है वो कहाँ है? वो मेरे दोस्त बी पर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का मेरे दोस्त यहाँ पर डायग्राम बनना है। इस तरीके का यहाँ पर डायग्राम बनना है, जहां पर आपका जो है ये ए रहा और ये बी रहा और ये सी रहा। ठीक है, ये जो एंगल है ये निश्चित तौर पर 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ये मेरे मित्र आपका 90 है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी इधर झुक गया ना, थोड़ा सा भी, मान लो कि इस तरीके से अगर ये झुक गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे दोस्त हमारे पास क्या होता है? ग्रेटर देन 90 होता है। तो वही बात ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे कहा कि ये ए जो है, ए से लंब डाला गया है बीसी पर, ए से लंब डाला गया है बीसी पर, जो बीसी के बढ़ाए गए भाग डी पर मिलता है ना, यानी कि यही आपका एडी जो है वो लंब है। ठीक है, और मेरे मित्र ये क्या हो गया आपका? ये आपका एसी हो गया। पता है आपको, ये जो आपने अधिक कोण त्रिभुज में पीछे आके जो परपेंडिकुलर डाले हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम का एक रिजल्ट है, जो मेरे दोस्त पाइथागोरस थ्योरम का एक रिजल्ट है, जिसे आप विक्षेप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मामला है विक्षेप का, समझिएगा थोड़ा अच्छे से। अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है एडीबी और एक बन रहा है एडीसी। तो दोनों त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले ए डी और बी में चलते हैं। बताइए ए डी बी में क्या होगा? कर्ण स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके बराबर? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर और प्लस में डी बी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है, यहां से आप एडी का मान निकालो। सुनो ना, एडी का मान सब में निकाल लो, दोनों में। एडी कॉमन है तो डायरेक्ट एडी निकाल लो ना। तो चलो एडी निकाल लेते हैं। तो अगर ये छोटे से समकोण त्रिभुज में एडी की बात करें तो ये लंब है। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और माइनस में बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे समकोण त्रिभुज चलिए, ए डी और सी में आइए, ए डी और सी में। ठीक है, तो एडीसी में आप देखिए, फिर से आप एडी स्क्वायर बराबर निकालिए। एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर यानी मेरे मित्र सीडी का स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट। आप फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखिए एलएचएस मेरे दोस्त इक्वल है। अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा, यानी कि आपका एसी स्क्वायर और माइनस सीडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर बराबर ये हमारा ए बी स्क्वायर है और माइनस में मेरे दोस्त ये हमारा बी डी स्क्वायर है। अब हम आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं। चलो ए सी स्क्वायर तो अपने जगह पर है, उसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ए सी डी जो है उस पार जाएगा तो सी डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? पूरा का पूरा सी डी जो है वो बी सी और बी डी के योगफल के बराबर है, यानी बी सी है ना, बी डी और प्लस बी सी। तो मेरे मित्र बी डी और प्लस बी सी, यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा ए सी स्क्वायर है ना, आप कहिएगा हाँ सी डी के जगह पर, पूरा सी डी के जगह पर बी सी प्लस बी डी, ये हो जाएगा बी सी और प्लस बी डी का होल स्क्वायर और बराबर का होल स्क्वायर। और मेरे मित्र ये जैसे है इसको ऐसे ही रहने दो, ए बी स्क्वायर और मेरे मित्र माइनस में बी डी स्क्वायर।
एक बात बताऊं, कहोगे क्या? एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे लिखोगे तो हम लोगों से बकवा मतलब बकलोल कौन सा होगा बताइए? एग्जामिनेशन में ऐसे लिखोगे तो लिख पाओगे? सचिंद्रा भाई, क्योंकि बैक टू बैक क्लास रहता है इसलिए मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, ऐसे मैं 7 तारीख के बाद पूरी तरह से फ्री हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि कल 2 से 3 के बीच में मैं आपको कॉल करूँ, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। आइए काम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मेरे मित्र सबसे पहले इसको शॉर्टकट में ही लिखिए। क्या? दोनों समकोण, छोटे समकोण में भी एडी है और बड़े समकोण में भी एडी है। तो चलिए सीधे आप लिखिए एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर। पता है एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? इस समकोण त्रिभुज में जब हम एडी निकालेंगे ना, एडी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और माइनस में मेरे मित्र बी डी स्क्वायर बराबर। जब बड़े समकोण त्रिभुज में हम लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा एसी हो गया और माइनस आधार, आधार तो ये पूरा ना हो जाएगा, पूरा मतलब बीसी और प्लस बीडी, तो ये हो जाएगा बीसी प्लस बीडी। ठीक है? अब यहां पर मेरे दोस्त एडी, ठीक है एकदम ध्यान से, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर, ये हमारा ए सी स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है? अब यहां आप देखिए ए बी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर बराबर, ये हमारा ए सी स्क्वायर और माइनस, ये हो गया बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और माइनस 2bc और बी डी, ठीक है? अब यहां से हम अगर देखें इसको अच्छे से, तो मेरे मित्र हमें ये दिख रहा है यहां पर कि बी डी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर माइनस में खत्म हो गया। आपको हो गया हाँ जी सर, तो आपको तो ए सी स्क्वायर ही चाहिए था, रख लीजिए उधर। इधर क्या है आपका ए बी स्क्वायर, और देखिए उधर माइनस में बी सी स्क्वायर, इस पार आके क्या होगा? प्लस में बी सी स्क्वायर। ओके, और उधर माइनस 2bc बी डी है, इस पार लेके आइएगा तो प्लस में हो जाएगा 2bc और बी डी। तो यहां से मेरे दोस्त आपने देखा कि बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर सॉरी क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी, जो कि हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है? इस क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया भाई? चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ध्यान से आप लोग देखिए और ध्यान से समझिए। हर क्वेश्चन में ट्रिक थोड़ी होता है भाई। देखो, ये है लॉगरिदम। अब इस लॉग को बनाना कितना आसान हो गया वो देखो। आपको मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त माइनस का मतलब भाग होता है, माइनस का मतलब भाग होता है, तो सीधे आप लॉग लिखिए। और क्या, ये 14 बटा क्या हो गया हमारा 15, भिन्न के भाग को गुना में बदलिएगा, ये उलट जाएगा, 25 और बटा 3 हो जाएगा। भिन्न के भाग को गुना में बदलिएगा, ये भी उलट जाएगा, 9/7 हो जाएगा, है ना? अब कैलकुलेट कीजिए। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा? 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार में और 5 से ही कटेगा 5 बार में, 7 दूनी 14। फाइनली हमारे पास लॉग हो गया 10, और लॉग 10 का मान कितना होगा? 1 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल ही मैंने लॉग पढ़ाया है, थोड़ा सा उसको जम के देखिए।
चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसको देखो, ये क्या है मेरे मित्र, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। x बराबर a सेक प्लस बी टेन, वाई बराबर बी सेक प्लस ए टेन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। मैं तो सिंपल सा बात कहूंगा कि आप थीटा का मान 0 डिग्री पुट कर लो। जैसे ही थीटा का मान 0 डिग्री पुट करोगे ना, सेक 0 डिग्री का मान 1 और टेन 0 डिग्री का मान 0, सेक 0 डिग्री का मान 1, टेन 0 डिग्री का मान 0। तो ये फाइनली आपका x बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू वन ए हो जाएगा, b इंटू 0 0 कोई फायदा नहीं है, तो x का मान हमारा a हो गया। फिर देखो यहाँ पे y बराबर क्या होना है, b इंटू वन बी होना है और a इंटू 0 0, तो y का मान हमारा b हो गया। तो इस तरह से x y दोनों निकल चुका है, x का मान a है तो a स्क्वायर हो गया, y का मान b है तो b स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सभी लोग बी नंबर बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है मित्र, इसको देखो तो थोड़ा सा। ये मेरे दोस्त कहता है 35 सेमी 84 सेमी और 91 सेमी भुजा वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं मेरे मित्र, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। आप कहोगे हाँ सर, आप जानते हो अगर इसको 7 से गुना करोगे 35 मित्र मेरे, 12 सते 84 और 13 सते 91, ये क्या है, ये भी मेरे मित्र एक ट्रिपलेट ही होगा। और यही चीज तो यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल। तब तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2, लंब गुने आधार, लंब है आपका 35, आधार है आपका 84। तो मेरे मित्र ये हो गया 42, 35 दूनी 70 और 35 चौके 140 और 7 हो जाएगा 147। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1470 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये चीज आया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, बढ़ते रहिए मेरे मित्र। ये क्या है, ए बी सी ए पी में है, तो a प्लस बी बाई टू बराबर x, b प्लस सी बाई टू बराबर y, तो x प्लस y का मान क्या होगा। अब आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, अगर मेरे दोस्त ये तीनों AP में है तो आपको पता होना चाहिए कि जब तीन संख्या AP में हो तो दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, यहाँ हो जाएगा 2b और बराबर a प्लस सी। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखिए। अब आपको x का मान दिया है, y का मान दिया है, आपको चाहिए x प्लस वाई, तो लीजिए x प्लस वाई चाहिए। x का मान है a प्लस बी बाई टू, ठीक है, और y का मान क्या है मेरे दोस्त b प्लस सी बाई टू। अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं दो, तो ये आपका आता है यहाँ से a प्लस बी और ये हो जाता है b प्लस सी, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करें, तो मेरे मित्र 2b तो अपने जगह पर है और a प्लस सी, देखो a प्लस सी किसके बराबर है 2b के बराबर है, और बटे में मेरे मित्र ये 2 हो गया। 4b और बटे में 2 अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2b आता है, और 2b इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 2b इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अमित कुमार, हम ऑल क्वेश्चन रोज लेके चलेंगे, बट इसके लिए 2-3 दिन का आपको वेट करना होगा। 1 तारीख से मेरे दोस्त चलेंगे, ठीक है। 1 तारीख से डेली 80 क्वेश्चन चलेगा। कुछ बैचेज हैं जिसे कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, समुच्चय ए बी और सी के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा। आप जानते हो कि उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होता है। 2, यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 और 3 एलिमेंट है, तो मेरे मित्र 2 की 3 पावर कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंजार आलम ध्यान दे। अब आप इसको देखो, ये क्या है, समझ में आ रहा है, बनाइए आप लोग भी आंसर दीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सबको आंसर देना चाहिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सबको आंसर देना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं
मेरे मित्र इसको देखिए, समीकरण 7x माइनस 2y बराबर 3, 11x माइनस ky प्लस 8 बराबर 0, के समांतर है तो के का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है ना, डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है, तो आप जानते हैं। अब देखिए, प्रथम समीकरण में x का गुणांक a1 होता है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 होता है। प्रथम समीकरण में x का गुना y का गुणांक b1 होता है और दूसरे में y का गुणांक मेरे दोस्त b2 होता है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7k और बराबर कितने हो जाएंगे, तो ध्यान देंगे 22, तो यहां से k का मान क्या होगा 22/7। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत अच्छे से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलते हैं, 85 नंबर हो चुका है, 86 नंबर की ओर चलते हैं। आइए मित्र, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20% के 4 क्रमिक छूटों का एकल छूट क्या होगा। मतलब 20% के 4 लगातार डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट क्या होगा। मेरे मित्र देखो, सबसे पहले 20% का अगर 4 डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 20%, 20%, 20% और मेरे मित्र क्या 20%, ठीक है। अब 20% के 4 लगातार छूट का एकल छूट अगर चाहते हो तो 20% का मतलब होता है 1/5। डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमआरपी पर, ठीक है, और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद फाइनली बेचा जाता है। 1/5 की डिस्काउंट का मतलब है कि 5 का चीज 4 में बेचा जा रहा है। फिर से 1/5 का डिस्काउंट 5 का चीज 4 में बेचा जा रहा है। फिर से 1/5 का डिस्काउंट 5 का चीज 4 में बेचा जा रहा है। फिर से 1/5 का डिस्काउंट 5 का चीज 4 में बेचा जा रहा है। तो देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, पचे 625 हो जाएगा, है ना। और यहाँ अगर देखेंगे 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके हो जाएगा 256। तो आप ही बताइए मेरे मित्र, फाइनल डिस्काउंट हुआ कितने का। 625 का चीज अगर 256 में बेचेंगे तो डिस्काउंट कितने का, तो 15 में 6 गया तो 9 हो जाएगा, ये 11 में 5 गया तो 6 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 गया तो 3, 369 की डिस्काउंट होगा। किस पर मित्र मेरे, 625 पर इंटू 100। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, 25 25 है, 25 चौको तो हो जाएगा 9 चौके 36, 36 चौके 144, 144 और 3 100 मेरे मित्र 47, और बटे कितने हैं 25। यहां से अगर हम देखने चले जाएं तो 25 पचे 125 हो जाएगा, बच जाएंगे कितने 22, 22 पर 6 226, 25 नमे 225 बचेगा 1 0 और 4। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर जो है 59.04, यही इस क्वेश्चन का आंसर देखेगा। जम के काम कीजिए और चलिए, आप बिल्कुल प्रयास, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस कंटिन्यू बने रहिए और देखिए आपको क्या मेरे दोस्त, अंतोगत्वा हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ें, ठीक है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको देखो, ये क्या लिखा है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में के गुनी हो जाती है, 24 वर्षों में वो कितनी गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि समान समय अंतराल में अगर अपने आप का, ध्यान रखना, कोई धनराशि जितना समय में अपने आप का के गुना होगा उतने समय अंतराल पर हमेशा के गुना होता रहेगा, ठीक है। तो जब भी कोई धनराशि दुगुनी तिगुनी चारगुनी पांचगुनी होती है तो प्रिंसिपल को 1 मानते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है मेरे दोस्त, आज जो हमारा प्रिंसिपल है वो 6 वर्षों में क्या हो रहा है, के गुना। तो 6 वर्षों में अगर के गुना हो जा रहा है तो आप ही बताइए 1 का के गुना तो के ही होगा ना। आप कहोगे हाँ सर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर 6 साल में के गुना होता रहेगा। के का के गुना करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। फिर मेरे मित्र अगला 6 साल में के स्क्वायर का के गुना करेंगे तो के क्यूब गुना हो जाएगा। फिर अगला 6 साल में मेरे मित्र के गुना फिर से हो जाएगा, तो के का क्यूब इंटू के, तो के की पावर 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर आपने के गुना करना स्टार्ट किया, एक बार के गुना हुआ तो हर बार के गुना होता रहेगा, है ना। कितने साल की बात किया था, 24 साल की। तो 6 6 12 6 18 6 24, 24 साल में क्या हो गया, के की पावर 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो 829 लोग लाइव हो तो लाइक का बटन भी 829 अगर हो जाए, है ना, तो कितना मजा आएगा।
अब आप गुरु दक्षिणा देना चाहते नहीं हो और सोचते हो कि आपको ज्ञान मिल जाए। बिना गुरु दक्षिणा ज्ञान मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए गुरु दक्षिणा साथ में, और तब मेरे दोस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। और YouTube क्लास की गुरु दक्षिणा क्या है? सिर्फ और सिर्फ लाइक का बटन। ओके, चलिए चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आप मेरे भाई इसको देखिए, दो बिंदु -3,2 -4,3, एक बिंदु -1, y से समान दूरी पर है तो y का मान क्या होगा। अब देखो कितना मजेदार बात है। -1, y ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से बिल्कुल इक्वल दूरी पर, एकदम इक्वल दूरी पर दो बिंदु है। एक बिंदु है -3,2 और दूसरा बिंदु है मित्र -4 और -3, ठीक है। आज मैं अगर इसे A कहता हूं और इसे B कहता हूं, इसे P कहता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिंदु P जो है A और B से समदूरस्थ है। यानी जितना दूरी AP का है उतना ही दूरी BP का है। A से P की दूरी और B से P की दूरी इक्वल है। तो अगर AP बराबर BP है तो मेरे मित्र दोनों का स्क्वायर भी तो बराबर ही होगा। कहोगे हाँ जी सर, स्क्वायर भी बराबर होगा। तो आप बताइए स्क्वायर क्यों किए हैं? ताकि दो बिंदु के बीच की दूरी में जो फॉर्मूला में रूट होता है वो रूट ना लिखना पड़े। आज अगर AP स्क्वायर निकालेंगे तो पहले x का अंतर लीजिए, -3 में -1 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए रूट अब का है, स्क्वायर कर ही दिए तो रूट का है। -3 में से घटाना है -1 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। x के डिफरेंस का स्क्वायर, y का डिफरेंस लीजिए तो 2 में से y घटाइए, है ना, बराबर। अब मेरे दोस्त इन दोनों का BP स्क्वायर लीजिए, x का अंतर -4 और -1 का अंतर क्या होगा, -4 में से मेरे मित्र -1 को घटाइएगा तो माइनस माइनस +1 होगा, प्लस y का अंतर, तो मेरे भाई 3 में से ऐसा करो ना, y में से -3 घटा दो, y माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ऑपरेशन करो जल्दी से, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा A स्क्वायर -2AB और +B स्क्वायर। इधर क्या होगा मेरे दोस्त, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, साथ ही साथ A स्क्वायर +2AB और +B स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर तो चला गया, कहोगे हाँ सर। अब देखो 4 4 8, 8 - 4y, इधर क्या होना है, अरे y स्क्वायर से तो y स्क्वायर गया था ना। ओ 1 मिनट मेरे दोस्त, 1 मिनट, थोड़ा सा है। हाँ, A स्क्वायर 2AB और B स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या होगा, चला जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होना है, माइनस में 4y है, इधर से -6y, प्लस में 6y जो है इधर आके -6y बनेगा, तो 4y में 6y के जुड़ेगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। इधर 9 9 18 और 18 इधर है मेरे दोस्त +8, जाके उधर घट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जाके इधर घटेगा, ये क्या चीज हो रहा है, ठीक है, जैसे ही घटेगा तो माइनस का 10y बराबर हो जाएगा 10, यानी कि y बराबर होगा -1। y बराबर कितना होगा, -1। क्या इतनी सी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लीज से सर राहुल रंजन, क्या हुआ राहुल रंजन? कल क्लास तो हुई थी ना दोस्त, कल तो मैं आपको क्लास कराया था। कौन वाली क्लास? कल मैं आपको कराया था लोगारिदम वाली क्लास। जो आप में से जो भी लोगारिदम नहीं देखे हो, लोगारिदम देख लेना, कल क्लास लोगारिदम का हुआ था। आओ ध्यान दो, आगे चलते हैं। वीडियोस में मिलेगा, लाइव में नहीं मिलेगा, वो वीडियोस में। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या है मेरे मित्र। ये क्वेश्चन है कि चित्र में EF ABC भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। G और E AEF त्रिभुज AEF की भुजा AE और AF का मध्य बिंदु है। GF बराबर 1.8, तो बताइए BC का मान क्या होगा। मेरे मित्र इसका मैं डायग्राम बना देता हूं अलग से। एक्चुअल में देखो यहाँ पर डायग्राम है क्या, ये ABC आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई, जिसमें क्वेश्चन कहता है AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। AB का मध्य बिंदु मेरे मित्र E है और AC का मध्य बिंदु जो है ये F है। ये मिड पॉइंट हो गया,
है ना। ये मिड पॉइंट किसका हो गया, तो ये मिड पॉइंट हो गया है त्रिभुज ABC के AB और AC का। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये भी मेरे दोस्त मिड पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहा कि जो त्रिभुज हमारा ए ई और एफ हो रहा है, यानी ए ई और एफ, मेरे मित्र इसमें भी ए का मध्य बिंदु और मेरे मित्र एफ का मध्य बिंदु, क्या नाम दिया है इसका, इसका नाम दिया है जी और एच। ठीक है, और जी एच का ही मान दिया है 1.8। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम होता है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ना, वो तीसरी के पैरेलल और तीसरी से आधी, तो अगर तीसरे से आधी 1.8 है तो इससे ये डबल हो जाएगा 3.6, यानी EF क्या हो गया 3.6 हो गया। अब देखो फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल और लंबाई में आधी, तो EF जो होगा वो BC का आधा होगा, तब तो इसका डबल BC होगा, तो BC हो जाएगा 7.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 7.2 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त YouTube पर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने का वादा किया है, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अवश्य पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड भी मैं रिकॉर्ड करके भी अवश्य डाल दूंगा, आप चिंतित मत हो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे चलें। अब इसको देखो, ये क्या है मित्र मेरे, ये कहता है किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेमी है और ऊंचाई 21 सेमी है, शंकु का कुल पृष्ठ एरिया क्या होगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर हम बात शंकु की कर रहे हैं कोण की, तो कोण के बेस में क्या होता है, एक सर्कल होता है, इसका रेडियस दिया है 20, साथ ही साथ कोण की जो हाइट दिया हुआ है वो मेरे मित्र 21 दिया है। ये एक समकोण त्रिभुज की तरह व्यवहार करता है, ये 21 है और ये 20 है। पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा मेरे मित्र 29 दिखेगा। यही आपका L है, ये आपका H है और ये आपका R है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कुल पृष्ठ एरिया क्या होता है, पाई R इंटू L प्लस R। तो देखो 22/7, R तो इसका 20 है, L प्लस R करोगे तो L हो गया 29, R हो गया 20। ठीक है, अब यहां से 7 सते 49, तो 22 दूनी 44, 440 और गुने में 7 करेंगे, 7 चौके 28 और 28 दो कितने हो जाएंगे 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3080। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर 3080 हो गया। क्या सभी लोग से बन गया है? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब मेरे दोस्त इसको देखो, के किस मान के लिए m-2 m² - 5m + k का एक गुणनखंड है। आप जानते हो अगर इस बहुपद का, अगर उस बहुपद का ये एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये उसको पूर्णतया विभाजित कर रही है। आप जानते हैं जो फैक्टर है, फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो जो वेरिएबल का मान आएगा उसी को शून्य कहा जाता है, इंग्लिश में जीरोज कहा जाता है। तो यहाँ m-2 उसका फैक्टर था, तो m-2 को 0 के बराबर किए, m बराबर 2, शून्य हो गया। शून्य का काम क्या है, शून्य का काम है इसको शून्य बना देना, यानी m के जगह अगर आप m का मान इसमें डाल देते हैं तो मेरे मित्र इसको किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर। 4 - 10, ठीक है, और प्लस मेरे दोस्त k बराबर हो जाएंगे 0, k बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 सभी को आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मित्र ये क्या है, त्रिभुज का एक कोण 3π/10 है, दूसरा कोण 66 है, तीसरा कोण का मान रेडियन में क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई रेडियन का मान 180 होता है।
तब तो 3π/10 का मान क्या हुआ होगा, 3 गुने 180 बटे में 10, यानी कि ये 54 डिग्री हो गया। अब देखिए एक 54 डिग्री ये है और दूसरा कोण 66 डिग्री है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है ना, आप कहोगे हाँ। अब 180 में यदि दो कोण मिल करके 120 हो गया है तो तीसरा कोण क्या होगा, तो मेरे मित्र 180 में से 120 घटा दीजिए, 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, इसके लिए घरना कुछ थोड़ी है। यहाँ देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होगा π/180 रेडियन। ठीक है, तो अगर किसी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसको π/180 से गुना कर दीजिए, सीधा सीधा वो रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा वो रेडियन में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या उम्मीद करें कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल लाइक का बटन प्रेस करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलेंगे हम 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, युगपद समीकरण के हलों की संख्या क्या होगा। मित्र मेरे कह रहा है कि इसके हलों की संख्या क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, a1/a2 b1/b2 और मेरे मित्र c1/c2 में रिलेशन निकालना होगा। अब देखो a1 कहते किसको है, प्रथम समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 होता है, प्रथम समीकरण में y का गुणांक b1 होता है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 होता है। ये आपका मेरे मित्र अचर पद कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है। तो मेरे मित्र देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तब तो मेरे भाई ये वाला रिलेशन हो गया ना कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तब तो ये क्या है, ये तो पैरेलल वाली सिचुएशन है। और मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल वाली सिचुएशन में एक बार भी हल नहीं होता, यानी एक भी हल नहीं होता। तो क्या कहा है इसमें, हलों की संख्या क्या होगी, तो एक भी हल नहीं होगा मेरे मित्र, ये अनंत उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या चलें आगे, कोई दिक्कत है, नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखो ये क्या है, एक नाव से 15 मीटर ऊंचे पुल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि नाव का वेग पुल की तरफ 3.75 मीटर प्रति मिनट हो तो बताइए नाव पुल के नीचे पहुंचेगी कितने देर में। अब सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं मेरे मित्र, पुल की ऊंचाई है कितना, पुल की ऊंचाई है 15 मीटर। ठीक है, और हमसे क्या कहा कि मेरे भाई यहाँ ध्यान दो, एक नाव मान लो कि यहाँ पर है। ठीक है, और नाव पुल की ओर आ रही है। 15 मीटर ऊंचे पुल से जब इस नाव को देखा गया तो मेरे मित्र यहाँ देखो एंगल कितना बना है, तो कहता है 45 डिग्री का कोण ना, है ना। तो भाई 45 डिग्री का अगर कोण बना है, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से नाव को देखा कि नाव से पुल को देखा, तो नाव से मेरे मित्र पुल के शीर्ष को देखा है, तभी तो शीर्ष का वहां पर उन्नयन कोण बनेगा। कहोगे हाँ सर। अब 45 डिग्री का क्या मतलब होता है, जितना बड़ा लंब उतना ही बड़ा आधार। ये अगर 15 है तो ये भी आपका 15 हो जाएगा, यानी आपको दूरी जो तय करना है वो 15 मीटर है। ठीक है, आप कह रहे हो समय कितना बजे कितना मिनट में पहुंच जाएगी, तो समय बराबर क्या होता है दोस्त, दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी कितना ट्रेवल करना है, आप कहोगे दूरी ट्रेवल करना है 15 मीटर। ठीक है, किस चाल से, तो मित्र मेरे 3.75 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो मीटर से मीटर तो गया, डेसिमल हटाओगे ऊपर में 100 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौके 100 और 25 एकम 25 बचेगा 12, 25 बचे, 15 से 15 कट गया, यानी फाइनल आंसर हमारा 4 मिनट आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हो गया ये, कहोगे हाँ जी सर। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें। मेरे मित्र इसको देखो, ये क्या है, ये कहता है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो बताइए
दो क्रमागत विषम पूर्णांक इनमें से कौन है? मेरे मित्र ऑप्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का स्क्वायर, यहाँ देखो अंतर लेना है ना, 19 का स्क्वायर 361 और मित्र मेरे 17 का स्क्वायर 289 है ना। आप घटा के देखो, बिल्कुल भी मेरे मित्र 56 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 11 में से 9 गया तो 2 यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, जबकि हमको यूनिट डिजिट घटा के क्या चाहिए 6, तो ये तो मामला नहीं बना। अब 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ 11 का स्क्वायर 121, इसको भी घटा के देखोगे बिल्कुल भी 56 के बराबर नहीं आएगा। अब 15 का स्क्वायर मेरे मित्र 225 और 13 का स्क्वायर 169, अब घटा के देख लो, 15 में 9 गया तो 6 और 21 में 16 गया तो 5, बिल्कुल आ गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन से बनाना इसको बेस्ट रहेगा, इसलिए मैं इसको ऑप्शन से बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है शत्रुघ्न कुमार गुप्ता। ओके, ओके मेरे दोस्त, बढ़ो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त अगला सवाल क्या है, इस पर ध्यान दो। देखो हमें यह क्या कहा कि सर आपके पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण, समीकरण का मतलब रेखा होता है, ये एक रेखा है दूसरा रेखा है, दोनों रेखा के बीच बनने वाले कोण का मान क्या होगा? आपको ये पता होना चाहिए कि दो रेखा के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल का मान अगर निकालना होगा, इसके लिए टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2, आप m2 माइनस m1 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे दोस्त याद रखना एक बात, यहाँ पर मॉड के कारण हमेशा मान पॉजिटिव आता है, जिसके कारण आपका थीटा जो यहाँ ज्ञात होता है वो हमेशा 0 से छोटा बड़ा और 90 से छोटा प्राप्त होता है। यानी कि ये जो थीटा है ना, यहाँ पर हमेशा आपको एक्यूट एंगल मिलता है। एक्यूट एंगल समझते हो, न्यून कोण, न्यून कोण, है ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी अधिक कोण भी पूछता है। अधिक कोण समझ रहे हो किसको बोलते हैं? अधिक कोण भी यहाँ पर मिलता है। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल, एकदम ध्यान से देखना, ऑब्ट्यूज एंगल। और मेरे मित्र अधिक कोण कैसे निकालेंगे? जब ऑब्ट्यूज एंगल मांगेगा तो 180 में से थीटा को हटा देना, ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो काम करते हैं। अब मेरे मित्र m1 m2 क्या है? स्लोप है। अब आपको एक और चीज बताना पड़ेगा, जैसे कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, एक मेरे मित्र समीकरण है, एक रेखा है। इस रेखा का अगर आपको स्लोप निकालना है तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे मित्र आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x इसको ऊपर रखना है और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि y का गुणांक नीचे रखना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो मेरे मित्र, अगर हम m1 निकालने जाएंगे, माइनस में x का गुणांक क्या है 1 और बटे y का गुणांक क्या है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। और आप जब इसका स्लोप निकालोगे तो देखो माइनस में x का गुणांक ये आपका √3 है और बटे y का गुणांक 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का √3। घबराने की कोई बात नहीं। अब आइए मेरे मित्र जल्दी से ऑपरेशन करते हैं। टेन थीटा बराबर, देखिए m1 आपका 1/√3 है, माइनस m2, लेकिन माइनस m2 करेंगे ना तो m2 खुदे है माइनस √3, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। और नीचे नीचे मेरे मित्र क्या होना है 1 प्लस m1 m2। अब 1 प्लस m1 m2 तो m1 क्या है 1/√3 और m2 क्या है माइनस का √3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि टेन थीटा बराबर √3 से √3 तो कट ही गया, तो ऊपर में तो आपका आ गया 4/√3, लेकिन नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1, है ना, यानी नीचे 0 हो जाएगा। और नीचे 0 का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा बराबर समथिंग अपॉन 0 यानी यानी कि अनंत, है ना। अरे समथिंग और बट्टाम 0, बट्टाम 0 का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, सॉरी अनडिफाइन, तो ये अनडिफाइन है इस वक्त। तो टेन थीटा बताइए, टेन में कितने डिग्री का मान अनडिफाइन होता है? टेन में 90 डिग्री का मान, इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होना है 90 डिग्री होना है। तो चलते रहिए, आराम से करते रहिए, आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा बात समझ में आएगा, है ना। टेन इनफाइनाइट 90 डिग्री पर, इनफाइनाइट नहीं अनडिफाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुन बैच में CSI का क्लास लगा देंगे,
CSI का क्लास बिल्कुल लगा देंगे, डोंट वरी। हो गया, समझ गए इसको। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, पढ़ते रहिए। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। ये कहता है कि 3/4 और √32 को पूर्ण करने के रूप में लिखिए। इसको पूर्ण करनी बनाना है। तो अगर आपको पूर्ण करनी बनाना है तो ये 3/4 है और ये हमारे पास 32 है ना, कहोगे हाँ जी सर। अगर बिल्कुल अगर करनी के अंदर लिखना है तो इतना याद रखिए, रूट के अंदर जब 3/4 को भेजिएगा तो 9/16 हो जाएगा। तभी तो बाहर निकालिएगा 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, कहिएगा हाँ सर। और अंदर में पहले से 32 है। अब यहाँ से आप देखिए √18 हो जाएगा। यानी अगर आप पूर्ण करने के रूप में लिखना चाहते हैं तो √18 होना है। एग्जाम से डरना नहीं है मित्र, अभी भी बहुत समय है, पेशेंस रख करके काम करना है। पता नहीं क्या होगा, ये सब जो सोचता है वो नेगेटिव में चला जाता है। एकदम ऐसा नहीं सोचना है, एकदम पेशेंस मार करके आप अपने रेगुलर स्टडी पर ध्यान दो, ठीक है। और इस वक्त आपका पेशेंस ही आपको काम देगा, ठीक है। इसलिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब आप मेरे दोस्त देखो इसको क्या करना है। अब देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2x की पावर 1/3 और +2x की पावर -1/3 +5। कह रहा है x की पावर 1/3 का मान क्या होगा। अच्छा ये क्वाड्रेटिक का मामला है मित्र। अच्छा हम देखते हैं क्वाड्रेटिक का क्या मामला है। सबसे पहले 2 तो कॉमन आ जाएगा ना, कहिएगा हाँ सर। तब तो ये x की पावर 1/3 होगा, कहेंगे हाँ। प्लस ये क्या होगा, x की पावर -1/3, जिसको आप लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/3। आप कहोगे हाँ सर। बराबर कितने हो गए, बराबर 5 हो गए। एक काम कर लो, क्या x की पावर 1/3 को कुछ मान लो, चलो हम a ही मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने उसको a मान लिया ना, तो अब आप देखिए ये आपका a हो जाएगा और +1/a और बराबर ये उस पार जाके 5/2 हो जाएगा। तब तो ये a² +1 और ये 5/2 a होना है, ठीक है। अब मेरे दोस्त आप क्या करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2a² है ना, 2a² +2 और बराबर 5a। 5a को ले आओ इधर, 2a² माइनस का 5a और प्लस का 2 बराबर कितने, 0। अब आप इसका फैक्टर ब्रेक कर लो। जैसे ही फैक्टर ब्रेक करोगे ना मेरे दोस्त, तो फैक्टर ब्रेक कैसा होगा, बीच वाले को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ो कि जोड़ने घटाने से -5a और गुणा करने से इन दोनों का गुणनफल यानी 4a² आ जाए। तब तो आप कहोगे कि -2 है ना, सॉरी -4 और -4 और मेरे दोस्त क्या करें, -1 रखते हैं ताकि जोड़ने से -5 हो जाए और गुणा करने से 2a² और 2 का गुणनफल 4a² भी आ जाएगा। मतलब जोड़ने घटाने से -5 और गुणा करने से +4, ठीक है। चलिए अब मेरे दोस्त जिस 2 टुकड़े में ब्रेक हुआ है ना, अब करना क्या है, स्क्वायर वाले के गुणांक से उसमें भाग देना है, ठीक है। और साथ ही साथ साइन चेंज करना है, साइन चेंज करोगे यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे मित्र 1/2 हो जाएगा। तो मेरे भाई यही 2 और 1/2 इसका रिजल्ट होना है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होना है। लेकिन मेरे भाई दिक्कत, हाँ एकदम दिक्कत नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपने a का मान निकाला है, यही तो माना था आपने x की पावर 1/3 को, तो वही तो आ गया 2 या 1/2। ज़्यादा विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। क्या हुआ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हर जगह पर वैल्यू पुट करोगे दिक्कत ना होगा। चलो ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये आपसे कहता है कि सर सामान्य समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है, तब समांतर श्रेणी मतलब तब AP और उसका आरवां पद ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मांगा क्या है और दिया क्या है। मेरे मित्र हमें Sn दिया हुआ है 3n² प्लस में 2n। हमसे मांगा है कि आप AP फाइंड कीजिए, साथ ही साथ हमसे ये कह रहा है कि सर आप आरवां पद बताइए क्या होगा, आरवां पद क्या होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप Sn से Tn निकाल लो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि Tn बराबर होता क्या है, Tn बराबर होता है Sn - Sn - 1
आप कहोगे हाँ जी सर। अब यहाँ ध्यान दो मेरे मित्र एस एन, तो एस एन क्या दिया हुआ है 3n² प्लस में 2n। अब एस एन माइनस वन कैसे निकलेगा, तो आप तनिक यहाँ देखो कि मेरे दोस्त अगर यहाँ पर n है तो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो यहाँ n है तो यहाँ भी n, यहाँ भी n। अब यहाँ n माइनस वन रखिएगा तो यहाँ भी n माइनस वन, यहाँ भी n माइनस वन, यानी हो जाएगा 3n माइनस वन की स्क्वायर और 2 यहाँ पर n माइनस वन। ओके, कैलकुलेट करिए 3n² और प्लस का 2n माइनस, इसको अंदर ब्रेक कर लीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 3n² माइनस का 6n प्लस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 2n माइनस का 2। अब इस माइनस चिन्ह के कारण उसका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस में 3n² माइनस माइनस प्लस 6n माइनस का 3 माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2, जो कटता है काटिए 3n² प्लस में माइनस में 2n प्लस में 2n माइनस में गया 6n, ये 3 में से 2 जाएगा -1, यानी आपका जो है एनवा पद आ गया 6n माइनस वन। तो मेरे मित्र एनवा पद अगर एनवा पद हमारा 6n माइनस वन है तो आरवा पद क्या होगा, n के जगह r रखे हो तो यहाँ भी n के जगह r हो जाएगा, यही आपका आरवा पद हो गया। अब रही बात आपको एपी निकालना है, तो एपी क्या होता है, दो चार को पद निकाल लीजिए, जैसे t1 तो 6 इंटू 1 माइनस 1 5 हो जाएगा, t2 6 गुने 2 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, t3 तो 6 माइनस 3 18 18 माइनस 1 मेरे मित्र 17 हो जाएगा। तो बस हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 11 हो गया, आपका 17 हो गया। देख रहे हैं 6 6 बढ़ रहा है तो 6 और बढ़ा दीजिए 23 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर जो है 5 11 17, 5 11 17 23 और 6r माइनस 1, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है, अच्छे से देखिए काम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, सेट अगर आप कह रहे हो तो मैं कौशलेंद्र सर से बात करूंगा, जो कि वो इंटरमीडिएट स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको करा देंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 नंबर हो चुका है, अब हम 100 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना। 14 की स्क्वायर प्लस 16 की स्क्वायर प्लस 18 की स्क्वायर डॉट 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 और 30 की स्क्वायर, बताइए इसका मान क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हम कैसे इसका मान निकालते हैं मेरे मित्र, पहले एक ऑपरेशन समझ लो। जैसे 14 का स्क्वायर है, क्या इसको हम 2 गुना 7 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर। तब तो ये 2 की स्क्वायर गुना 7 की स्क्वायर हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल। तब तो मेरे मित्र इसको अगर जल्दी से तोड़ा जाए, 14 को हम 2 गुना 7 कह सकते हैं, तो 14 पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा, आप कहिएगा हाँ। 16 का स्क्वायर को हम 2 गुना 8 कह सकते हैं, 16 पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा। 18 के स्क्वायर को हम 2 गुना 9 कह सकते हैं, 18 पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा। डॉट 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 30, 30 मतलब क्या 2 गुना 15, 30 पर स्क्वायर है दोनों पर स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मेरे मित्र 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह से मेरे मित्र हमें यहाँ पर 15 का स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 का स्क्वायर तो 4 हो ही गया। अब इसके लिए थोड़ा सा एक ऑपरेशन करना चाहिए, क्या ऑपरेशन, आपको मेरे मित्र 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 क्या करना चाहिए 15 का स्क्वायर, आपको 1 से 15 तक के स्क्वायर को जोड़ लेना चाहिए, और उसमें से आपको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर घटा देना चाहिए, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर। आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू मेरे मित्र n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1, और बाई में कितने, और बाई में हो जाएंगे 6। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ पर जैसे इस्तेमाल करते हो तो 1 से लेके 15 तक, 15 पद n का मान 15 हो जाएगा, तो हो गया 15, 15 प्लस 1 16, अब 15 दूना 30 और 1 हो जाएगा 31 बटे में 6 माइनस, ये तो ऐसे भी जुड़ जाएगा है ना, ऐसे भी जुड़ जाएगा, बाकी लिखना चाहते तो लिख लो। पदों की संख्या 6 है, 6 n प्लस 1 7, 2n प्लस 1 6 दूनी 12 1 13, और बटे में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फाइनली हो गया 4, और यहाँ से देखो
मेरे मित्र ये 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 2 से कट जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 8 पंचे 40, 40 को गुना करेंगे तो मेरे मित्र हो जाएगा 1240, और ये 6 से 6 गया, 13 सतह हो जाएगा 91। तो यहाँ 4 और गुने इसमें से गया तो 9 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये बचेंगे हमारा 11। 4 से गुना कर दो, 9 चौके 36, 16 16 3 19 हो जाएगा, है ना। 4 चौके 16 3 19 हो जाएगा। 96 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल 2 जगह दिख रहा है। तो अब क्या, कुछ नहीं 11 चौक 44, और मेरे मित्र यहाँ देखो 44 और 1 हो जाएगा 45, यानी फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको काम करना होगा। क्यों लाइक का बटन प्रेस करने में दिक्कत हो रहा है, बताओ। लाइक का बटन प्रेस ही नहीं करेंगे, सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लासे कराऊं। चलिए आइए बढ़ते हैं। बड़े, कल मैंने लॉग का क्लास दिया है, आप सब लोग लॉग की क्लास को देखिए और एक एक कमेंट करके बताइए कि लॉग आपको समझ में आया कि नहीं। और ये कमेंट अभी नहीं, लॉग वाला वीडियो में कमेंट करना है, ठीक है, और बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, अब देखो मेरे दोस्त, ये क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो डिफरेंस बताना क्या है, इसको तो घटाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है? अब घटाने का है तो घटाइए चुपचाप, है ना। अब देखो मेरे दोस्त, घटाने कहा है तो हम अगर इसको घटाने जाते हैं तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हो जाएगा x प्लस 3 और ये x प्लस 1। ठीक है, अब x प्लस 1 का गुना इसके साथ होगा तो गुना करिए डायरेक्ट, x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद x हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को गुना कर दिया। अब इन दोनों को गुना कीजिए, x से गुना कीजिए इसमें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, फिर 3 का गुना कीजिए इसमें तो प्लस का 3x और माइनस का 6। अब मेरे दोस्त अगर काम करते हैं ध्यान से देखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x, तो होना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस 6, ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और 3x में 2x गया 1x, 1x तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 6 बटा में क्या है उसको रहने दीजिए, कोई चेंजेज नहीं। अब देखिए इससे हमारा कट गया, 7x में 1x गया तो 6x हो जाएगा, और 6 और 6 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में तो सब ऑप्शन में सेम है। सब ऑप्शन में सेम कहाँ है, यहाँ माइनस है तो गलत है ना हो जाएगा। तो 6x और प्लस 12 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, जो क्वेश्चन वहां हुआ है ना घाट वाला, घाट वाला कल हम 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। घाट वाला कल हम 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जो कल घाट पर टेस्ट हुआ है उसका 80 क्वेश्चन कल सेट होगा। देखो क्या कहता है, अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो बताइए वो समीकरण क्या होगा जिनके मूल ये हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए मित्र मेरे। अगर हमसे ये कहा कि आप 1/अल्फा और 1/बीटा मूल का प्रयोग करके समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण कोई भी होगा, समीकरण का एक ही कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ तो निकालना होगा। अगर इस समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a, तो -b/a ही रह जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, तो हो गया c/a है। आइए अब काम करते हैं। अगर मेरे दोस्त काम करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे रह गया। ठीक है, और यहाँ देखो 1/ अल्फा बीटा का मान क्या है, c/a और बराबर 0। ठीक, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कहाँ से निकालोगे। इसके लिए एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा होना क्या है, तो मित्र हमारा बीटा प्लस अल्फा होना है
माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होना है, सी बाई ए। तो मेरे भाई यहाँ से ए से ए तो कट गया, माइनस का बी बाई क्या हो जाएगा, ए। तो माइनस का बी बाई ए आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। देखो तो अच्छे से, माइनस का बी बाई ए नहीं, माइनस का बी बाई सी, एक। अब देखो यहाँ पर आपने बी बाई सी रखा और ये आपका एक्स हो गया, तब तो मेरे दोस्त ये हो क्या गया फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाई सी इंटू एक्स और प्लस ए बाई सी बराबर जीरो। एलसीएम लेंगे तो होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए और बराबर जीरो। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो, देखो कहाँ है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काम करते चलिए और मेरे दोस्त आगे बढ़ते चलिए। ए इज करेक्ट, सब लोग सही बता रहे, सब लोग सही बना रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है, कहते हैं इसको सॉल्व करना है। अब एक्स सॉल्व करके एक्स का मान तो निकालना ही पड़ेगा है। अब देखिए ये हमारा है क्या, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यानी 3x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ 5x में 4x गया तो x माइनस 3 हो जाएगा। गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिएगा 15x और माइनस का 5, 4 से गुना नीचे होगा तो 4x और माइनस का 13। तो मेरे मित्र 4x आके घटेगा 11x और 5 उस पार जाके प्लस हो जाएगा। x का मान क्या होगा ये सोचिए। अब x का मान क्या होना है भाई लोग, क्या होगा x का मान, सब लोग बी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, बी आंसर बोल रहे हो, हैं बताओ तो। ये यहाँ पे 13 कहाँ से आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओ 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12, ठीक, थैंक यू। तो अब मेरे दोस्त यहाँ से हमारा 15x में 4x गया तो 11x हो जाएगा, और 5 जाके उधर प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। x बराबर -7 और बटे 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी ई एफ जी एक वर्ग है, बी एस सी बराबर 90 है, तब डी ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी ई स्क्वायर बराबर अपना क्या होना है। तो आप पहले ये देखिए, बी ए सी अगर ये 90 है, ये अगर 90 है और इसको थीटा कहें तो ये क्या होगा, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। ये मेरे दोस्त आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा। अब ये थीटा है, ये अगर 90 है तो निश्चित तौर पर ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो रेखा पर 180 बनेगा। यहाँ भी देखो ये थीटा है, 90 है, ये थीटा है, तो ये आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये वर्ग के कारण 90, ये 90 हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो इसे थीटा होना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि बताइए सर डी ई का मान क्या होगा, ठीक है भाई, डी ई का मान क्या होने वाला है। तो आप आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अगर थोड़ा सा यहां पर आप काम करो, ठीक है, एकदम मेरे मित्र ध्यान से समझो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ट्रायंगल और मेरे मित्र ये ट्रायंगल आपस में क्या समरूप है, क्योंकि हाँ बिल्कुल है, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा बिल्कुल सिमिलर है। तो मेरे मित्र यहाँ पर ट्रायंगल जो आपका है बी डी और जी वो सिमिलर है किसके, एफ ई और सी के, मेरे मित्र एफ ई और सी के, ठीक है। और दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजा के सामने का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन देख रहे हैं कि ई सी बी जी ए जी इस तरह का कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए ई दोनों को हमने सिमिलर किया है, अब क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करना है। जैसे ही आप करोगे तो बताओ थीटा के सामने, थीटा के सामने इसमें क्या मिलेगा डी जी, तो आप लिखोगे डी जी, और थीटा के सामने इसमें क्या मिलेगा तो आप कहोगे सर ई सी बराबर। फिर देखो 90 माइनस थीटा के सामने इसमें क्या मिलेगा, आप कहोगे सर बी डी, और यहाँ देखो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने क्या मिलेगा तो मेरे मित्र ई एफ मिलेगा, ई एफ, ठीक है। अब आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि सर बीच में जो ये हमको ट्रायंगल दिख रहा है,
ये बीच में दोस्त मेरे ये हमारा स्क्वायर है, ये क्या है हमारा स्क्वायर है, और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, जितना बढ़ाइए उतना ही बढ़ाइए, उतना ही बढ़ाइए उतना ही बढ़ाइए, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डी ई स्क्वायर। तो आप बताइए आपका डी ई, ये डी जी, ये जी एफ और ये ई एफ सब तो इक्वल ही है आपको, हाँ। तब तो हम डी जी के जगह पर डी ई तो रख ही सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल आप डी ई रख सकते हैं बाई ई सी बराबर बी डी अपने जगह पर रहेगा। फिर रही बात ई एफ का, तो देखो ई एफ के जगह पे भी हम क्या रख सकते हैं, डी ई रख सकते हैं। आप बिल्कुल डी ई रख दो। अब आप क्रॉस गुणा कर लो, तो डी ई इंटू डी ई क्या होगा, डी ई स्क्वायर होगा, और ये मेरे दोस्त हमारा क्या होगा, बी डी और इंटू ई सी हो जाएगा। यानी हमें डी ई स्क्वायर बराबर मांगा था, जो कि बी डी और इंटू हमारा ई सी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 103 नंबर का बच्चे कह रहे हैं कि बी होगा गुरुजी। 103 नंबर में कहाँ है 103 नंबर, क्या हो गया 103 का? हाँ भाई, बिल्कुल बी नंबर आंसर होना है। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आई, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से था। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, ज्योमेट्री को जितना आप क्लियर रखोगे उतना ही बेनिफिट होगा। अदरवाइज एग्जामिनेशन में ट्रिकली अगर पढ़ के जाओगे ज्योमेट्री को तो बहुत परेशानी होगी, वहाँ पे आप कर नहीं पाओगे, समस्याएं तो बहुत होगी, है ना। अभी जैसे मैं इस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए रोकता हूँ, इसको लास्ट में, ठीक है, पहले इसको करते हैं। मित्र ये क्या है, के किस मान के लिए ये जो समीकरण है, कहते हैं मूल बराबर है। सबसे पहली बात, रूट इक्वल कब होता है, मूल बराबर कब होता है? मूल बराबर तब होता है जब d बराबर 0 होता है, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो d बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आप कहोगे हाँ जी सर। अब थोड़ा इसको देखो, एक्स स्क्वायर है माइनस के एक्स है ना, छोड़ो उतना हटाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। कंपेयर कर लो, देखो b के जगह पर क्या है, माइनस में k प्लस 1 है, तो मेरे मित्र ये हमारा k प्लस 1 है। स्क्वायर करना है तो मित्र आप स्क्वायर कर दीजिए। 4ac, देखिए a के जगह पर क्या है 1, और इंटू सी, देखिए c के जगह पर क्या है आपका 4, बराबर हो गया 0। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, हो गया हाँ सर। तब तो नॉर्मली ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस मेरे दोस्त 1, या ऐसे नहीं रखना तो ऐसे रखो, k प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 16 उस पर जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे मित्र हम यहाँ पर देखते हैं, ये k प्लस 1 जो हमारा है, k प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो मेरे दोस्त 4k स्क्वायर के बराबर होगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्या, k प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 4, है ना। एक बार k प्लस 1 को 4 के बराबर करोगे तो k का मान 3 हो जाएगा, और एक बार k प्लस 1 को माइनस 4 के बराबर करोगे तो k का मान माइनस 5 हो जाएगा। यानी k का मान जो है माइनस 5 भी सही है और k का मान 3 भी सही है। तब तो हमारा आंसर कौन सा जाना चाहिए, तब तो कायदे से हमारा आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आप लोग डी बना रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपको बन भी रहा होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच वेरी मच। बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको भी सॉल्व। ठीक है, 106 नंबर हो गया, आओ 107 नंबर। देखो 107 नंबर क्या है, मेरे मित्र कहता है इनमें कौन सत्य है, -1/2 बड़ा है 1/2 से, ये तो पागल वाली बात है। बड़ा तो 1/2 होगा ना, कभी भी -1/2 1/2 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। अब जरा इसको देख लो, निगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी असत्य है ना। लेकिन हाँ ये सत्य है मेरे मित्र, 0.5 जो है ये -1 से बड़ा है। क्यों, पॉजिटिव नंबर जो है वो निगेटिव से बड़ा ही होता है। ये मेरे दोस्त हमारा सत्य है। तो क्वेश्चन हमसे कहा इनमें से कौन सा सत्य है, ऑप्शन नंबर बी सत्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ये क्या है मित्र मेरे, ये आपसे कह रहा है कि माध्यिका फाइंड करिए। अब देखो माध्यिका बराबर होता क्या है, सबसे पहली बात ये है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू एच। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही कॉम्युलेटिव हो जाता है,
उसके बाद कोना कोनी जोड़िए, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 12 32, 32 और 4 36। तो इस तरीके से आपने संचयी बारंबारता निकाल लिया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना, यानी कि सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ, आप सभी यही है आपका फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे ना, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से जो आता है वही लास्ट कॉम्युलेटिव होता है मेरे मित्र 36। अब आप n/2 निकाल लो, कितने हो जाएंगे 18। और मेरे मित्र जो कर रहे हैं वो माध्यिका वर्ग खोजने के लिए कर रहे हैं। अब n/2 का जो मान आया है उसे मेरे दोस्त कॉम्युलेटिव में ढूंढो कहाँ है, तो 18 कॉम्युलेटिव में कहीं भी नहीं है। तो क्या करें, अब 18 नहीं मिला तो 18 से जस्ट बड़ा, तो 18 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता में हमें 20 नजर आ रहा है, यानी कि यही वो वर्ग है जो हमारे लिए माध्यिका वर्ग है। ठीक है, माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास। और याद रखना, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ कहलाता है, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी कहलाता है। मेरे दोस्त मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को एल कहते हैं, एल बराबर 20 हो गया। एच क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 30 और माइनस 20 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि L तो हमारा 20 हो गया प्लस n/2, n/2 कितना है मेरे मित्र, n/2 हमारा 18 है, माइनस का C कितना है, तो हम यहां से देख पा रहे हैं C हमारा 11 है, और बटे F कितना है 9, और इंटू H कितना है, तो मेरे मित्र H को अगर हम देखते हैं तो हमारा ये 10 है, 20 और प्लस 70 और बटे में 9, ये हो जाएगा 20 और प्लस 9 से इसको 9 सते 63, 9 सते 63, यानी कि 27.7 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, 5 मीटर ऊंचा एक झंडा, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, झंडे की परछाई क्या होगा। अब देखो ये है आपका झंडा, यहाँ सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री बनता है धरती पर, 60 डिग्री। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए परछाई की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 5 मीटर। 60 डिग्री के लिए लंब कितने हैं, √3, आधार कितने हैं 1। अब देखिए √3 का मान अगर 5 है तो एक का मान क्या होगा 5 और बटे में √3, 5 बटे में √3। ठीक है, तो 5 बटे √3 ये हमें दिखवा रहा है, 5 मीटर झंडे, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, झंडे की परछाई क्या होगी 5 बटे √3 हो जाएगी, है ना। 5 बटे √3 आपको दिखेगा जो किस ऑप्शन के अंदर है, तो मेरे मित्र किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होना है। चलो थैंक यू। मेरे दोस्त बिहार एसएससी की क्लास जो है छुट्टी में बंद था, छठ पूजा में, आज से आरंभ हो गई है और एकदम कंटिन्यू होना है गौतम। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू क्लास होना है, आप एकदम से टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एकदम कंटिन्यू होना है। ओके, आज तो क्लास के अंदर मैंने कहा था ये बात भी, है ना। अब छठ के अंदर सिर्फ अपना क्लास थोड़ी ना बंद था, पूरा पटना ही बंद था छठ के अंदर। ठीक है, चलो इसको देखो 10 मीटर लंबे, ठीक है, और चौड़े भुजा वाले वर्गाकार मैदान पर 12 मीटर ऊंचा पिरामिड मेरे मित्र तंबू बनाया गया है, आवश्यक कपड़े की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले आप ये देखिए मेरे मित्र, यहां ध्यान से देखो, ये एक वर्ग है, वर्ग को बेस बना करके पिरामिड बनाना है, वर्ग को बेस बना करके पिरामिड बनाना है। ठीक है, इतना अवश्य ध्यान दें, वर्ग को बेस बना करके पिरामिड बनाना है। ठीक है, और वर्ग का जो बेस है तो बेस में है क्या मेरे मित्र, बेस कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर, 10 मीटर इसकी भुजा है। कैसा पिरामिड बनाना है,
12 मीटर ऊंचा। मेरे मित्र ये 12 मीटर हमारा ऊंचा है पिरामिड, ये 12 मीटर ऊंचा पिरामिड है। अगर मुझे कहा गया कितने कपड़े की जरूरत होगी, कपड़ा इसके वक्र सतह पर आएगा, ठीक है, और वक्र सतह निकालने के लिए हमें एल की जरूरत होगा। किस एल की? जो शीर्ष से इस भुजा के ऊपर जो लंब डाला जाता है, इस एल की जरूरत है। यही है पिरामिड का लेटरल हाइट। मेरे मित्र आप इसको इससे मिला दो, पूरा 10 है ना, ये 5 हो जाएगा, और मेरे मित्र इसमें भी हमारा 5 हो जाएगा। अब बताओ, ये 12 है, ये हमारा 5 है, 12 और 5 तो ये कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो इस तरह से एल का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एल का मान क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो आप मेरे दोस्त यहाँ पर इस बात का ध्यान रख सकते हो, एल आ चुका है, आवश्यक कपड़े का एरिया। कपड़े का एरिया क्या होगा? अगर पिरामिड बनाएंगे तो वक्रपृष्ठ एरिया, और पिरामिड का वक्रपृष्ठ का जो एरिया होता है 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और इंटू मेरे मित्र एल, इंटू एल, 1/2 आधार का परिमाप, 10 10 10 10 कितने हो जाएंगे? तो मेरे मित्र हो जाएगा 40, और इंटू एल कितना है? 13 है। अब यहाँ से हम अगर देखते हैं तो मित्र मेरे ये हमारा कट जा रहा है कितनी बार में? 20 बार में। फाइनली क्या हो रहा है? 260। ठीक है, फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है? 260। ठीक है, तो यहाँ पर आप 260 लेके आ पा रहे हो? क्या कोई समस्या हो रही है? 260। ठीक है, चलो अब रही बात पिरामिड क्लियर कर दीजिए मेरे मित्र। पिरामिड एक एक्सरसाइज है, पिरामिड प्रिज्म टेट्राहेड्रन, वो 5 मिनट में क्लियर नहीं हो पाएगा। 5 मिनट में क्लियर होता तो मैं आपको कर देता। ठीक है, पिरामिड जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि आप गांव घर में जो पूजा पाठ करते हो ना, तो वहाँ पर चौकी होता है, और चौकी के चारों कोने कोने पर केला का पत्ता बांध करके जो एक जगह बांधते हो, वो जस्ट लाइक एक पिरामिड ही है। ठीक है, चलो ध्यान दो, इसके लिए एक स्पेशल से वीडियो बनाना होगा। ओके, चलो तो मेरे दोस्त ये तो आपका 10 नंबर हो गया, 10 ही तक रखना है। पीछे एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये क्या है? किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू और आर पदों का योग ए बी और सी है, तो बताइए सर क्या होगा इसमें? आपको घबराने की कोई बात नहीं है मेरे मित्र, पी पदों का योग जो है ए है। ठीक है, तो एक काम करिए ना, पी पदों का योग ए है, यानी एस पी बराबर आपका ए है। तो आप अपना क्या करिए, फर्स्ट टर्म को कुछ दूसरा कुछ मान लीजिए, एक्स ही मान लीजिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को, बेसिक क्वेश्चन है मेरे मित्र, वाई मान लीजिए। आप कहिएगा हाँ जी सर, कॉमन डिफरेंस वाई मान लेते हैं। तो पी पदों का योग क्या होता है? पदों की संख्या बटे 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, प्लस मेरे मित्र पदों की संख्या -1, और इंटू डी, डी को हम y माने हैं, बराबर a। बहुत अगर कुछ करते हैं 2x और प्लस मेरे मित्र p -1 इंटू वाई, ये तो अपने जगह पे रहेगा, ये उस पार जाएगा तो मेरे भाई 2 से गुना हो जाएगा, और ये p जाके इधर मेरे मित्र भाग हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई आप इसी तरीके से, ये तो आपने देखा कि जब p पदों का योग मैंने a के बराबर किया तो यहाँ p -1 और यहाँ a बाई पी। उसी प्रकार जब q पदों का योग आप b के बराबर करिएगा तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ q -1 इंटू वाई, और यहाँ क्या होगा? बस वही p के जगह q आ जाएगा। ऊपर में मेरे मित्र a है और नीचे में p के जगह q आ जाएगा। इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। उसी प्रकार r पदों का योग अगर c है तो मेरे मित्र q के जगह r आ जाएगा, 2x q के जगह मेरे मित्र r आ जाएगा, इंटू वाई, और बराबर 2 इंटू ए और बटे q के जगह पर r। इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गया। आप थोड़ा सा ऑप्शन देखिए, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन के रूप में हमें दिख रहा है ए बाई पी में गुना है, बी बाई पी में गुना है, सी बाई क्यू में गुना है। ठीक है, और मेरे मित्र गुना करके इसे ऐड किया गया है। तो आप भी क्या कीजिए, इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में गुना कर दीजिए मेरे मित्र Q माइनस आर से, ठीक है। इक्वेशन 2 इसमें आप गुना कर दीजिए R माइनस पी से, और मेरे मित्र इक्वेशन 3 इसमें गुना कर दीजिए Q माइनस आर, R माइनस पी, और मेरे मित्र ये हो जाएगा P माइनस Q से। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त, इसको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। बाकी कोई ए बी सी दिया गया है सम, बी एंड सी होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे दोस्त, चेंज थोड़ा सा चेंजिंग तो होगा, एक जगह पे हमने मिस्टेक किया है। ए के जगह पर ए जहाँ है, जब हम क्यू पद का योग निकालेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा, और जब सी पद का योग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त। देखो पी पद का योग अगर ए है तो p माइनस वन ए बाई पी हुआ, q पद का b होगा तो p के जगह q हो जाएगा और a की जगह b होगा, r पद का योग c है तो q के जगह r होगा और a की जगह c हो जाएगा। बिल्कुल सही, 3 समीकरण हो गया। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको मेरे मित्र करना ही पड़ता है, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं रह जाता, ठीक है। तो आज अगर हम इसको थोड़ा सा दोस्त मेरी मेमोरी लगा करके थोड़ा काम किया जाए, है ना, कैसे इसको जोड़ा जाए घटाया जाए, तो इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, और लेंदी क्वेश्चन को मेरे मित्र करने से, लेंदी क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन का थोड़ा बहुत सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप लोग बताइए, आप लोग आंसर बताइए। कौन सा होगा मेरे दोस्त, आप लोग घटा उठा के बताइए कौन सा आंसर होना है। चलो थैंक यू। तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, यहाँ पे हमें काम करना होगा, ठीक है, और काम करने के बाद ही इसको कुछ किया जा सकता है। 4 घटाओ, हम देख रहे हैं सब में, किसी में p माइनस क्यू है, किसी में q माइनस आर है, किसी में r माइनस पी है। तो घटाइए मेरे दोस्त, एक एक करके आपको यहाँ पर घटाना होगा, बेसिक बेसिक से करना होगा। और क्या, अगर आप एक में से 2 को घटाते हैं तो 2x में से 2x चला गया आपका, आप कहोगे हाँ सर। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो p माइनस क्यू नजर आएगा, तो मेरे मित्र इधर तो आपको p माइनस क्यू नजर आ गया, और इधर तनिक देखिए, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। घटाइएगा जब 2x से 2x गया मेरे मित्र, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, ये हमारा पी वाई, ये हमारा क्यू वाई, यहाँ से वहाँ से हम देखेंगे y कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू दिखेगा। और यहाँ पर जब इसमें से मेरे दोस्त इसको घटाएंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा। अब कहोगे सर क्या करेंगे, अब ये काम आप ऑप्शन से कर ही लेना, झूठ मूठ के मैं इसमें क्यों बैठूंगा, है ना, ये लेंदी क्वेश्चन है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, करना पड़ेगा मेरे मित्र, इसको घटाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको घटाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। या फिर एक उपाय है, ऑप्शन पे रख रख के मेरे मित्र चेक करोगे, ऑप्शन पे रख रख के चेक करोगे तो आप देख लेना, आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा। बाकी मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप करो उसी तरीके से, है ना, करना तो मेरे दोस्त पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है। ये ए बट्टा बी है, और यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे दोस्त हमारा, यहाँ पर ये हमारा बी माइनस बी बट्टा क्या है, क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे घटाइए, और घटा करके ये फाइंड कीजिए, यानी ए इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। उसके बाद बी आर माइनस पी बाई क्यू, सी पी माइनस क्यू बाई आर, सब में आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप मेरे दोस्त, आपको बस एक ही काम यहाँ पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट काम, सबसे बेस्ट काम ये करना चाहिए कि इक्वेशन 1 में मेरे मित्र मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था क्यू माइनस क्या, आर से, ठीक है। और इक्वेशन जो आप 2 देख रहे हो इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए आर, क्यू माइनस आर, तो इसमें आपको गुणा करना चाहिए आर माइनस पी से। और इक्वेशन जो आपका सी है क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, तो सी में मेरे मित्र आपको मल्टीप्लाई कर देना है क्यू और माइनस, सॉरी, पी और माइनस क्यू से, ठीक है। तो मेरे भाई
Q माइनस R से आप समीकरण 1 में गुना करो, R माइनस P से समीकरण 2 में करो, और P माइनस Q से समीकरण 3 में करो, और गुना करके आप इसे ऐड कर दो। ऐड करने से रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब कहोगे सर आप तो वही बता रहे जो कि बुक में लिखा हुआ है। हाँ, इसका वही सॉल्यूशन है कि जो आप बुक में देख रहे हो। अच्छा सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। आप लोग टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। आइए सर, रिजल्ट 0 ही है। 110 नहीं समझे, प्लीज देख लेना। चलो, थैंक यू। इसको करना ही पड़ेगा दोस्त, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 110 में है क्या? 110 में कुछ भी नहीं है। दोबारा तिबारा देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। कल मिलते हैं यहाँ से आगे। थैंक यू।